नमस्कार, आज है 28 दिसंबर, दिन बुधवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। डेटा ब्रीच की खबरों पर बोली आईआरसीटीसी, हमारे सर्वर से नहीं हुआ है डेटा हैक, जांच जारी। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदारों की टेंशन होगी कम, चोरी की गाड़ियां अब बेचना नहीं होगा आसान। केंद्र सरकार ने नए नियमों का जारी किया नोटिफिकेशन। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। सेकेंड हैंड गाड़ियों के नए नियम से कैसे सुरक्षित होगा सेकेंड हैंड कार खरीदना। मुंबई में पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी बनाकर जालसाजों ने किया फर्जीवाड़ा। इंडिया 360 में बताएंगे इस फ्रॉड की पूरी मॉडस ऑपरेंडी और कैसे आपको रहना है सतर्क, यह भी बताएंगे। मुंबई में हुआ फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। विदेश में रह रहे भारतीयों को निवेश के नाम पर लगाते थे चूना। उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में हुआ कारोबार। निफ्टी हल्की गिरावट के साथ 18,150 के नीचे हुआ बंद। सेंसेक्स भी 61,000 के नीचे। फार्मा, मेटल, कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में बिकवाली से बना दबाव। और तुनिशा सुसाइड केस में 2 दिन और बढ़ी शीजान की रिमांड। पुलिस ने कोर्ट को बताया सुसाइड वाले दिन शीजान की एक लड़की से हुई थी 1.5 घंटे बाद। और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं आईआरसीटीसी के एक बड़े बयान से। आईआरसीटीसी ने डेटा ब्रीच मामले में अब एक बड़ा बयान दिया है। बयान दरअसल ये उन खबरों को नकारने के लिए दिया गया है जिसके तहत आईआरसीटीसी के 3 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक बताया गया था। आईआरसीटीसी की तरफ से बताया गया है कि जिस डेटा ब्रीच की बात हो रही है वो आईआरसीटीसी के सर्वर से नहीं था। आईआरसीटीसी की तरफ से कहा गया है कि सैंपल डेटा की जांच की गई और इसमें डेटा पैटर्न जो है आईआरसीटीसी की एपीआई हिस्ट्री से मैच नहीं खाती है। तो ये एक क्रूशियल जांच की गई आईआरसीटीसी की तरफ से। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि वो इस मामले की अभी पूरी जांच कर रही है। दावा दरअसल ये था कि 3 करोड़ यूजर्स का जो डेटा है वो हैक कर लिया गया है। वो डेटा यूजर्स का हैक हो गया है, इस तरह के दावे किए जा रहे थे। लेकिन अब आईआरसीटीसी की तरफ से आया है यह बयान। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अमरीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमरीश, किस बिना पर आईआरसीटीसी ये कह रही है कि उनके सर्वर से ये डेटा चोरी नहीं हुआ? दीपक, अभी हम एम्स के डेटा ब्रीच की खबर से उबर भी नहीं पाए थे कि ये नई खबर आ गई और सुबह से आज ये खबरें पूरे मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रही थी। और इस पर जब हमने आईआरसीटीसी से जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये तो जरूर माना है कि कुछ डेटा है जो कि लीक होने की खबर है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमारे सर्वर से लीक हुआ है। और जो डेटा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है डार्क वेब पर या फिर किसी और एजेंसी के जरिए, वो डेटा पैटर्न हमारे किसी सर्वर या उसकी किसी एपीआई हिस्ट्री से मैच नहीं कर रहा है। ये जरूर है कि आईआरसीटीसी ने अपने तरफ से अपने और इसके अलावा अपने जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको साथ साथ सर्ट इनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। और ये सारी एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये डेटा जो है वो किस तरह से बाहर हुआ है, किस तरह से डार्क वेब पर गया है। साथ साथ आईआरसीटीसी ने अपने जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे भी कहा है कि जो करेक्टिव मेजर्स यानी कि जो सुरक्षा उपाय वो करते हैं किसी भी डेटा के साथ, वो क्या है, उनको एक बार रीवैल्यू करने की जरूरत है। इसके अलावा उसकी पूरी जानकारी आईआरसीटीसी ने मांगी भी उन सारे बिजनेस पार्टनर से। तो कुल मिलाकर फिलहाल अब ये खबर है कि 3 करोड़ लोगों के डेटा जिनके लीक होने की खबर अभी तक थी मीडिया में, उस पर आईआरसीटीसी ने सफाई दी है और ये साफ कहा है कि वो डेटा आईआरसीटीसी के किसी सर्वर से लीक नहीं हुआ है, लेकिन सर्ट, आईआरसीटीसी और तमाम जो बिजनेस पार्टनर्स है आईआरसीटीसी के, वो इसकी जांच कर रहे हैं। और जिस तरह का डेटा है वो थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूजर्स का मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, इसके अलावा और भी कुछ डेटा है जो कि क्लियर नहीं बताया जा रहा, लेकिन वो सारे डेटा जो है पब्लिक डोमेन में यानी कि डार्क वेब पर आ चुके हैं। जी एब्सोल्युटली। तो इंडियन रेलवे के 3 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है, इस तरह की खबरें थी और मीडिया में ये खबरें आई थी और इन खबरों का
रेलवे ने अब खारिज किया है। रेलवे बोर्ड ने सर्टेन को रेलवे पैसेंजर्स के डेटा लीक की संभावना का अलर्ट भी बाकायदा जारी किया था, लेकिन आईआरसीटीसी का कहना है कि इस तरह की जो हमारी एपीआई हिस्ट्री है उससे वो मैच नहीं कर रही हैं ये बातें, तो लिहाजा आईआरसीटीसी के सर्वर से डेटा लीक नहीं हुआ। हालांकि जैसा अमरीश बता रहे हैं कि अभी भी जांच जारी है, तो देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर और स्थिति किस तरह से साफ होती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमरीश आपका। चलिए अब जरा सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ ये पूरी कहानी आपको बताते हैं टॉप न्यूज में। और देखिए आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के अस्वस्थ होने की खबर जो है वो सब जगह छाई हुई है। उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मां हीराबेन से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। पीएम करीब 1.5 घंटा 1 घंटा 20 मिनट अस्पताल में रहे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद जुगलजी ठाकुर ने बताया कि हीराबा को अगले 2-3 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है। हीराबा ने जून में ही अपना 99वां जन्मदिन मनाया है। इसी बीच जम्मू के सिधरा इलाके में मुठभेड़ की खबर भी आई। आज सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी ट्रक से कश्मीर की ओर जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि हो सकता है 26 जनवरी या उसके आसपास ये कोई बड़ी साजिश करने की फिराक में रहे हों। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि जिस ट्रक को पकड़ा गया है उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। मारे गए आतंकियों के पास से 7 AK-47 राइफल्स, 3 पिस्टल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए। और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मंत्रालय के उच्च अधिकारी, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर समीक्षा की और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का सफाया करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की चर्चा भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी में शांति बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तार से बातचीत की। साथ ही बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस ने पार्टी के नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को इसे लेकर एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई जगहों पर राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई। चिट्ठी में लिखा गया है कि दिल्ली पुलिस भीड़ को संभालने और राहुल गांधी को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भारत जोड़ो यात्रियों को राहुल गांधी के साथ घेरा बनाकर चलना पड़ा। राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख 1 साल बाद, और प्रिसाइजली कहें तो 1 साल 1 महीने और 27 दिन बाद आर्थर रोड जेल से बाहर आ गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगाने की सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अनिल को रिहा किया गया। जेल से निकलते वक्त जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, छगन भुजबल समेत कई नेता अनिल देशमुख को रिसीव करने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इधर सीबीआई उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग में अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य शामिल हैं। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग में 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, 2 रिटायर्ड कानून अधिकारी शामिल किए गए हैं। सीएम योगी ने मंगलवार को हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही कहा था कि ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही निकाय चुनाव किए जाएंगे। कल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव होंगे। और अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। सरकार एक ऐसा नया नियम ला रही है, एक ऐसा मैकेनिज्म बना रही है जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसान होगी।
और कोई आपको चोरी की हुई गाड़ी नहीं बेच पाएगा। सेकेंड हैंड कारों की खरीद बिक्री के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया है। डीलर के जरिए गाड़ियों की बिक्री खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए ये नए नियम लाए गए हैं। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के चैप्टर 3 में बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले इन नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेकेंड हैंड गाड़ी की ऑथेंटिसिटी के लिए डीलर के नाम पर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही रजिस्टर्ड ओनर से डीलर के बीच गाड़ी के ट्रांसफर का पूरा ब्यौरा भी तय किया जाएगा। डीलर्स को यह अधिकार दिया गया है कि वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीलर फिटनेस सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल से की जाने वाली ट्रिप की पूरी डिटेल रखनी होगी और इसके लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा। इसमें ट्रिप का उद्देश्य, ड्राइवर टाइम, माइलेज समेत अन्य जानकारियां दर्ज होंगी। सरकार इन नियमों के जरिए प्री ओन्ड कार मार्केट के रेगुलेशन को और मजबूत बनाना चाहती है। सरकार के इन नए नियमों से कई बड़े फायदे भी होंगे, जैसे कि ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जारी होने से लोगों को किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचाया जा सकेगा। डीलर्स और गाड़ी के मालिक के बीच में संबंध पर स्पष्टता होगी। डीलर के पास गाड़ी होने पर उसकी जिम्मेदारी और अधिकार जो हैं वो भी स्पष्ट होंगे, तो जिम्मेदारी ज्यादा तय होगी। गाड़ी संबंधी किसी भी तरह के डैमेज या डॉक्यूमेंट्स खोने की सूचना अथॉरिटी को देना अनिवार्य किया गया है। इससे चोरी की गाड़ी को बेचना आसान नहीं होगा। सरकार की तरफ से जारी ये नियम इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि देश में सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में इंडियन यूज्ड कार मार्केट 23 अरब डॉलर का था। आंकड़ों की माने तो ये 2026-27 तक बाजार ये जो है लगभग 20%, 19.5% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि दुनिया के दूसरे सेकेंड हैंड मार्केट्स के मुकाबले भारत में अभी ये काफी कम है और काम अभी बहुत बाकी है। लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़े देखें तो इस दौरान 44 लाख सेकेंड हैंड कारें बेची गई। वहीं इस दौरान USA, चीन, UK, जर्मनी और फ्रांस में 8 करोड़ से ज्यादा कारें बेची गई हैं। अब सरकार की तरफ से सेकेंड हैंड कारों के लिए बेहतर रेगुलेशन लाने का जो फायदा है वो यूज्ड कार के मार्केट को भी स्वाभाविक रूप से मिलेगा। आइए इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हम रुख करते हैं जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब का। टूटू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आने से क्या क्या बदलेगा सर, और कैसे ये इंडियन यूज्ड कार मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है सर? देखिए, ये एक ऐसी एश्योरेंस थी जो आज तक मिसिंग थी फॉर अ सेकेंड हैंड बायर, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं हमारी वो कम बिकती थी इन कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो इस एश्योरेंस से हमारे जो नए कस्टमर्स इसकी तरफ झुकेंगे उनके लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो गवर्नमेंट की थ्रू की तरह से आया है। और अब हम यही उम्मीद रखेंगे कि इसकी जो नेगेटिव मार्केट है, जो चोरी की मार्केट है, उसके अंदर कुछ पाबंदी लग जाए जिसके साथ वो अपना बिजनेस ना आगे चला सके। और इस पे ये भी कहा जा रहा है सर कि जो फर्जी डीलर्स हैं या जो लोगों को धोखे में रखने वाले डीलर्स हैं उन पर भी एक चेक होगा, उन पर भी लगाम कसेगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी, बिकॉज अब तो वो ऑथराइज्ड डीलर्स बनेंगे। उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और उनके साथ सारी पूछताछ उनके साथ की जाएगी फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि ये फ्लाई बाय नाइट डीलर्स नहीं हैं जो कि आज आपको गाड़ी बेची और कल को की दुकान बंद है। तो ऐसा नहीं होगा, अब तो ऑथराइजेशन मिलेगी। और जैसे आपके ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं फॉर न्यू कार्स, ऐसे ही ऑथराइज्ड डीलर्स बन जाएंगे फॉर सेकंड हैंड कार्स, और उससे हमारे जो सेकंड हैंड कार मार्केट जो है वो उसमें काफ़ी इजाफा आएगा। सर, अभी तक होता क्या था और कैसे सेकंड हैंड कार मार्केट में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है ग्राहक का, जैसा आपने बताया कि बहुत ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते, उसके क्या क्या कारण रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये था कि
जो इनके रिकॉर्ड्स हैं, खासतौर जो पब्लिक डीलर्स हैं जो ऑथराइज नहीं है, मेरा मतलब यह है कि जो मैन्युफैक्चरर्स की सेकंड हैंड कार के डीलर ना हो। अब जैसे मारुति की है, ट्रू वैल्यू है, और ऐसे ही हुंडई की भी है, होंडा की भी है। सब ने एक साइड बिजनेस अपनी बना रखी है जिसके साथ कस्टमर को एश्योरेंस मिलती है कि आप यहाँ से लेंगे तो पूरी सर्विस रिकॉर्ड मिलेगी, सिक्योरिटी एंड उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपको सारा मिलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 6 महीने की आपको वारंटी भी मिलेगी साथ में। सो ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे जो मार्केट को शिफ्ट कर रही थी इनटू सेकेंड हैंड मार्केट, और जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है वाज नॉट वेरी गुड, क्योंकि जो प्राइवेट डीलर्स हैं वो अक्सर जो ये गाड़ियाँ हैं उनको डॉक्टर करते थे, उनके मीटर रिड्यूस करते थे माइलेज उसकी, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसे करते थे। वो दे हैड सम अनस्क्रूपलस पीपल जिन्होंने बिल्कुल ही इस बिज़नेस को एक समझिए आप ब्लैकलिस्ट करवा छोड़ा था, जिसके साथ अ कॉमन मैन नेवर हैड द सेटिस्फैक्शन कि वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद सके। एब्सोल्युटली सर। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा हूं इसमें कि अब जब रिकॉर्ड होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आदमी देखता है सेकंड हैंड गाड़ी में कि क्या ये एक्सीडेंटल गाड़ी तो नहीं है, इसका कोई हिस्ट्री ऐसा तो नहीं है। तो अब ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा तो आदमी के मन में थोड़ा सा ये संतुष्टि का भाव भी रहेगा कि गाड़ी की जो हिस्ट्री है वो नीट एंड क्लीन है, या अगर एक्सीडेंट अगर उसका हुआ भी है तो वो फैसला ले पाएगा, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा बिफोर बाइंग द सेकेंड हैंड कार। जी हाँ, बिल्कुल। यू नो दिस विल ऑल गेट लिंक्ड नाउ। जैसे आपको पता ही है एक पोर्टल है वाहन का, जिसके ऊपर आप गाड़ी की डिटेल्स आप ले सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन की टाइम के ऊपर गाड़ी अपलोड की जाती हैं, और उसके अंदर आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी गाड़ी की पोल्यूशन चेक कब ड्यू है नेक्स्ट, और कब उसकी इंश्योरेंस ख़त्म होने वाली है। अब ऐसे ही ये एक और सब्जेक्ट उसमें मेरे ख्याल ऐड कर देंगे, जिसके साथ उसकी ऑथेंटिसिटी और ट्रैक रिकॉर्ड और इंश्योरेंस का क्लेम्स जो हैं वो भी धीरे धीरे हमको इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज और है सर, हमने देखा कि यूज्ड कार के मार्केट जो हैं बीते कुछ सालों में बिल्कुल कुकुरमुत्ते की तरह जो है डीलर्स उभर गए। कुछ तो ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए, कुछ ये आजकल अपने वीडियोस वायरल कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड भी सेक्टर है, और जो मैं पढ़ रहा हूं जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यूज्ड कार मार्केट में, उसमें ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड यूज्ड कार मार्केट में हो रहे हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने में भी थोड़ा सरकार को मदद मिलेगी। जी हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज आपने जब रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया, ऑथराइजेशन दे दी डीलर्स को, तो यू हैव द राइट टू टेक बैक द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। कल को आपको कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप किसी डीलर को कहिए, हाँ जी आपने ये गाड़ी बेची, आप हमको उसके ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए, पीछे का उसका सर्विस रिकॉर्ड दिखाइए, एंड आई एम श्योर वो सब चीज़ें उनको प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सर। और एक मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि कंज्यूमर को अभी क्या क्या रह जाएगा अपने एंड से चेक करना, क्योंकि सरकार तो ठीक है आपको एक क्लिक पर बता देगी कि एक एक्सीडेंटल गाड़ी है या नहीं है, या जो भी इसकी हिस्ट्री रही है। दूसरा ये बता देगी कि भाई ओनरशिप क्या किस तरह की रही है, डीलर के साथ ओनर का एसोसिएशन किस तरह का है। लेकिन ओवरऑल जब गाड़ी वो चेक करने जाएगा तो फिर बाकी चीजें तो उसको खुद चेक करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस, ये सब इस पे नहीं आएगा ना सर? नहीं, वो एक्चुअली जब आप ये ऑथराइज डीलर के पास जाएंगे तो वो आपको पूरी गाड़ी की हिस्ट्री देगा, जिसके अंदर आपको उसका एक्चुअल रीडिंग होगी, माइलेज की रीडिंग होगी, उसका सर्विस रिकॉर्ड होगा, उसकी हिस्ट्री होगी इंश्योरेंस की, उसमें कोई क्लेम लिए हैं तो उसका भी पता लगेगा, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हुई तो उसका भी आपको पता लगेगा, या वो आपको गाड़ी वैसे ही नहीं दी जाएगी। जो ऐसा जिस गाड़ी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो दैट विल ऑलरेडी
बी साइड लाइन, उसको बीच में नहीं बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो एक नए कस्टमर को एक एश्योरेंस मिल जाएगी कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी लीजिए तो आपको ये सब चीज़ें साथ मिलेंगी। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है वो अब बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो गई है। अब एक गाड़ी जो नॉर्मल जो गाड़ी चलती है वो 2 से 3 लाख किलोमीटर तक उसके अंदर कोई मेजर रिपेयर्स नहीं ज़रूरत होती। और ये अक्सर देखा गया है कि 50-60 हज़ार किलोमीटर या 80 हज़ार किलोमीटर के बाद लोग अपनी गाड़ी बदली कर देते हैं और सेकंड हैंड में ले लेते हैं। तो अब सेकंड हैंड जो ओनर्स हैं उनको ये अश्योरेंस है कि जो वो 80 हज़ार किलोमीटर या लाख किलोमीटर गाड़ी चली भी लेंगे वो भी आपको पूरी परफॉर्मेंस पूरी देंगे। आई वुड नॉट से ब्रांड न्यू की तरह, बट येस ऑलमोस्ट आपको न्यू की तरह आपको परफॉर्मेंस देंगे। सो विद द रिजल्ट कि उनको एक ही कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि दैट बाइंग अ सेकेंड हैंड कार इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड डील। और सेकेंड हैंड गाड़ी के अंदर आप ये नई गाड़ी जब लेते हैं तो शोरूम से जब बाहर निकालते ही उससे कम नहीं 5 से 10% तो डेप्रिसिएशन उसी वक्त हो जाती है। तो सेकेंड हैंड के अंदर ऑब्वियसली यू विल गेट अ वेरी गुड बेनिफिशियल डिस्काउंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया टूटू सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब जरा एक फ्रॉड के बारे में बात करते हैं जो शायद आपने भी महसूस किया होगा या सुना इसके बारे में जरूर होगा। आपको एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना है और आप अपने सामान को दूसरे शहर में भेजने के लिए पैकर्स एंड मूवर्स कंपनीज को बुक करते हैं। अलग अलग कंपनीज हैं मार्केट में, लेकिन तब क्या हो जब आपको पता चले कि जिस पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी को आपने अपना सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी वो ही फर्जी है। पैकर्स एंड मूवर्स कंपनीज के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला मुंबई में सामने आया है। इस मामले को समझिए, थोड़ा सतर्क रहिए और देखिए कि किस तरह से मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी के नाम पर आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं। जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होते हैं तो आप अपना सामान ज्यादातर वक्त में पैकर्स एंड मूवर्स के जरिए ही शिफ्ट करवाते हैं, लेकिन अब जालसाज भी खुद को पैकर्स एंड मूवर्स बताकर आपके साथ धोखाधड़ी करने में जुट गए हैं। मुंबई की वसई पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पैकर्स एंड मूवर्स के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने एक फर्जी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी बनाई। कंपनी को बाकायदा ऑनलाइन लॉजिस्टिक पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया। इन्हें जैसे ही डिटेल मिलती तो ये लोग कस्टमर को फोन करके कम रेट में डील ले लेते थे। आरोपी एडवांस लेकर सामान पैक करने के लिए कस्टमर के घर पहुंचते और घर में सामान पैक करने के बहाने घर की महंगी चीजें उड़ा लेते थे। कुछ मामलों में तो ये लोग घर का फर्नीचर और दूसरी चीजें बिल्डिंग के कंपाउंड तक लेकर आते और फिर महंगा सामान लेकर भाग जाते थे। आरोपी कस्टमर के घर में पड़े लैपटॉप, महंगे मोबाइल और सोने चांदी पर हाथ फेर देते थे। पैकर्स एंड मूवर्स के नाम पर होने वाला यह कोई पहला फ्रॉड नहीं है। इससे पहले भी देश में कई मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग का खुलासा किया था जो एक नामी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे। हालांकि इनकी मॉडस ऑपरेंडी ताजा मामले से थोड़ी अलग थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में जालसाजी का यही तरीका अपनाया जाता है। ये लोग पहले कम दाम बताकर डील हासिल करते हैं। कस्टमर का सामान भी शिफ्ट करने के लिए उठा लिया जाता है, लेकिन सामान अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता नहीं। इसके बाद जब कस्टमर फोन करते हैं तो ये लोग अलग अलग टैक्सेस और चार्जेस के नाम पर वसूली करने लगते हैं और कई बार कस्टमर इनके झांसे में आकर एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते हैं। कई बार जालसाज एक्स्ट्रा पैसे वसूलने के बाद सामान गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं, लेकिन कई बार पैसा लेने के बावजूद सामान गायब हो जाता है और ये लोग अपना फोन बंद करके गायब हो जाते हैं। फर्जी पैकर्स एंड मूवर्स और इनके फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है कि आप रिलायबल पैकर्स एंड मूवर्स पर ही भरोसा करें। किसी भी पैकर्स और मूवर्स कंपनी के साथ डील करने से पहले उसके बारे में अच्छे से इंक्वायरी कर लें और सिर्फ सस्ते दाम ही नहीं बल्कि कंपनी के बारे में सारी जानकारी विस्तार से हासिल करने की कोशिश करें ताकि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। निवेश के नाम पर जालसाजी का एक और मामला सामने आया है मुंबई से। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जो मुंबई में रहकर विदेश में रह रहे भारतीयों को निवेश के नाम पर ठगता था। हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए,
कैसे जालसाज भारी रिटर्न के नाम पर लोगों को लाखों का चूना लगा रहे थे, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये दिखने में बाहर से एक साधारण सा कॉल सेंटर लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी हकीकत जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये कॉल सेंटर एक ठगी का अड्डा हुआ करता था, जिसका मुंबई क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ कर दिया। दरअसल पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला कि इस कॉल सेंटर से निवेश के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। जानकारी मिली कि इस कॉल सेंटर से देश के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को ठगा जा रहा है। ये लोग एक वेबसाइट के जरिए बॉन्ड और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने को कहते थे। इसके लिए ठगों ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वेबसाइट के ऐड भी दिए थे। वेबसाइट पर एक बार क्लिक करने के बाद इस कॉल सेंटर से उस शख्स को फोन किया जाता था और भारी रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसाया जाता था। निवेश की प्रोसेसिंग फीस के नाम पर $200 यानी करीब 16,000 रुपए वसूल लिए जाते थे। एक बार कोई शख्स इनके बहकावे में आ जाता तो फिर उससे ये निवेश के नाम पर मोटी रकम वसूल लेते, लेकिन जब रिटर्न देने की बारी आती तो संबंधित व्यक्ति के नंबर को ही ब्लॉक किया जाता। एक ऐड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आती थी, वो उसके कि आप करेंसी में, कमोडिटीज़ में और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उसका इन्वेस्ट करने का मिनिमम अमाउंट रहता था $200। वो $200 उधर भरने के बाद वो बोलते थे कि एक हम और हमारी कंपनी आपको सिक्योरिटी देगी, आप भरेंगे पैसा तो वो पैसा किधर जाएगा नहीं। और जैसे वो पैसा भरते थे उसके बाद वो उसको पैसा बिल्कुल देते नहीं था और बातचीत बंद होता था। ये लोगों का भरोसा जीतने के लिए निवेश करने वाले शख्स के बैंक में थोड़ा बहुत रिटर्न के नाम पर पैसे भी जमा करते थे, जिससे सामने वाला शख्स ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए तैयार हो जाता। आपको बताएं कि इस मामले के मुख्य आरोपी को पहले भी फर्जी कॉल सेंटर चलाने के नाम पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय इन लोगों ने देश के अंदर ही लोगों को चूना लगाया था, लेकिन इस बार इन्होंने विदेश में बैठे लोगों को अपना निशाना बनाया। पुलिस ने आम लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि ठगी से बचने के लिए कोई भी निवेश जांच परख कर ही करें और कभी भी भारी रिटर्न के लालच में ना आए। पुलिस का कहना है कि इसमें अभी और लोगों की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। पुलिस पता लगा रही है कि ठगी से आए हुए पैसों का कहीं ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग तो नहीं कर रहे थे। इसके लिए पुलिस ये भी पता लगा रही है कि कहीं विदेश में बैठे लोगों के इशारों पर तो ये काम नहीं हो रहा था। फिलहाल इन लोगों को अदालत ने पुलिस रिमांड में भेज दिया है। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया। सरकार ने आज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों को तलब किया। दरअसल कॉल ड्रॉप और वीक नेटवर्क की समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब सरकार भी इससे परेशान होने लगी है। सरकार ने कंपनियों से इस समस्या से निपटने का प्लान मांगा। स्लो इंटरनेट और कॉल ड्रॉप की वजह क्या है और इससे कैसे निपटा जाए, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आप भी स्लो इंटरनेट और कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान हैं? अगर ऐसा है तो आपको जल्द ही इससे निजात मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने मामले में सख्त रुख अपना लिया है और टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक कर उन्हें सर्विस सुधारने की हिदायत दी है। साथ ही सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से एक्शन प्लान भी मांगा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द स्लो इंटरनेट और कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात मिल सके। दरअसल पिछले हफ्ते भी सरकार ने इसे लेकर टेलीकॉम कंपनियों को हिदायत दी थी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। फिलहाल सरकार के एक्शन मोड में आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। दरअसल सरकार चाहती है कि ट्राई टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट की समस्या का कोई हल निकाले। फिलहाल तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कब इंटरनेट स्लो हो जाए और बफरिंग शुरू हो जाए कह नहीं सकते। मामला इक्का दुक्का होता तो बात समझ में आती, लेकिन लोगों की शिकायत है कि ये अब रोजाना की बात हो गई है। बात करें मोबाइल डेटा स्पीड की तो ग्लोबल रैंकिंग में भारत 117वीं पोजीशन पर है। भारत की एवरेज मोबाइल डाउनलोड स्पीड फिलहाल 13.87 MBPS के करीब है। मोबाइल इंटरनेट के मामले में नॉर्वे पहले नंबर पर है, जिसकी स्पीड 127 MBPS के करीब है। इसके बाद मामूली अंतर के साथ UAE का नंबर है। 124 MBPS की स्पीड के साथ तीसरे नंबर पर कतर है। हालांकि राहत की बात यह है कि सबसे सस्ते इंटरनेट के मामले में भारत 5वें नंबर पर जरूर है। भारत में 115 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स के मुकाबले टेलीकॉम कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। जाहिर है निवेश की कमी एडवांस सर्विस देने में आड़े आ रही है। सस्ती सेवाएं देने की होड़ में लो टैरिफ रखना कंपनियों की मजबूरी हो रही है।
ऐसे में उन्हें अपने पुराने निवेश की रिकवरी करने में मशक्कत करनी पड़ रही है और यही वजह है कि वे अपने ग्राहकों को तय मानक के मुताबिक सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल तो 5G को लेकर एक नई प्रतिस्पर्धा टेलीकॉम कंपनियों में होना अभी बाकी है। बगैर अच्छे खासे निवेश के इस सेवा को ग्राहकों तक पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित होगी। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन यानी कि GSMA की रिपोर्ट की माने तो देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां साल 2025 तक 5G सेवा को विस्तार देने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब $20 अरब का निवेश करेंगी। साथ ही 5G के चलते साल 2023 से 2040 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब $450 अरब का फायदा होगा। तो क्या माने कि 5G की एंट्री इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के साथ ही कॉल ड्रॉप की समस्या को छूमंतर कर देगी या निवेश भी इस समस्या से निजात दिलाने में नाकाफी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तक आपने NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, लेकिन अब एक और स्टॉक एक्सचेंज जल्द आने वाला है जिसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या और क्यों हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और कैसे आप इसमें क्या कुछ पैसे भी लगा सकते हैं या कुछ कमा भी सकते हैं या कुछ और मसला है, समझिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का पूरा मामला। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने NSE को सोशल स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले 19 दिसंबर को सेबी ने BSE को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। सेबी की मंजूरी के बाद एक बार फिर सोशल स्टॉक एक्सचेंज चर्चा में है। पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में किया था। इसके लिए फ्रेमवर्क इस साल जुलाई में जारी किया गया था। सेबी ने एक वर्किंग ग्रुप और टेक्निकल ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर नोटिफिकेशन भी जारी किया था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज भारत में एक नया कॉन्सेप्ट है। भलाई के काम के लिए इस एक्सचेंज से पैसे जुटाए जा सकेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। दुनिया में इंग्लैंड, कनाडा, ब्राजील जैसे देश पहले से ही SSC पर काम कर रहे हैं। SSC में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि NGOs शामिल हो सकेंगे। अगर कोई कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहती है तो पहले उसे अपना रजिस्ट्रेशन गैर लाभकारी संगठन के रूप में कराना होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर सितंबर में फ्रेमवर्क भी जारी किया था। इसके मुताबिक इसमें राज्यों के कानून, सोसाइटीज एक्ट, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन वाली एंटिटी शामिल हो सकती हैं। सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन वाले भी जुड़ सकेंगे। हालांकि जुड़ने से पहले के साल के मिनिमम 50 लाख रुपए का खर्च जरूरी होगा। यह 50 लाख रुपए का खर्च सामाजिक भलाई पर होना जरूरी है। एक्सचेंज से जुड़ने के 1 साल पहले 10 लाख रुपए की फंडिंग भी जरूरी है। बताना होगा कि संस्था सरकारी है या निजी क्षेत्र से जुड़ी हुई। एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन से पहले 3 साल के काम का अनुभव होना जरूरी है। सामाजिक भलाई के क्या क्या और कौन कौन से काम किए गए हैं ये भी बताना होगा और सोशल ऑडिटर से ऑडिट कराकर रिपोर्ट भी देनी होगी। अब सवाल उठता है कि निवेशकों को सोशल स्टॉक एक्सचेंज से कैसे फायदा मिलेगा। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज से देश के सभी नागरिकों को फायदा मिलेगा। इस एक्सचेंज के जरिए आम निवेशक NGO के शेयरों को खरीद बेच पाएंगे। ये एक्सचेंज भी शेयर बाजार की तरह ही काम करेगा। अब जब सेबी की तरफ से NSE और BSE के लिए SSC को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है, ऐसे में आने वाले दिनों में आप भी निवेश के जरिए भलाई के काम में भाग ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की सावधानियों के बीच लोग नए साल के जश्न के मूड में अब आ चुके हैं। मुंबई के रेस्टोरेंट्स और क्लब्स न्यू ईयर की पार्टी के लिए कितने तैयार हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने। देश भर में नए साल की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। ऐसे में हाल के दिनों में कोविड को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या रिस्पॉन्स है उसको देखा गया था। ऐसे में नए साल की तैयारी में जो जुटे हुए हैं रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उनकी क्या तैयारी है, आइए समझते हैं सीधा इन्हीं लोगों से कि इनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डैफोडिल्स का मैनेजमेंट। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो कोविड को लेकर जो आप लोग रेडीनेस हैं, किस तरह की आपने तैयारी की है और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए आप लोग ने क्या जिम्मे उठाए हैं? सर वही है सर, पुराने दिन याद आ गए है अभी अपने को। जो कोविड प्रोटोकॉल पहले स्टार्टिंग में जो हम लोग देखते थे, जो एक सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है और सबको एक प्रॉपर मास्क देना, सब सारे स्टाफ का यही प्रोटोकॉल्स का हिसाब से हम लोग वापस से चालू कर रहे हैं। एंड हर की तरफ से भी यही हमको सर्कुलर दिया गया है कि अपना अपना प्रिकॉशन लीजिए,
एंड 30% का हिसाब से हम लोग भी सब गैदरिंग ज़्यादा ना हो करके स्लॉट वाइज ले रहे हैं। 8:30 को 10:30 का स्लॉट रखा हुआ कि जो क्राउड 8:30 को आए तो 10:30 चले जाए, जो 10:30 आए उन लोग को क्लोजिंग तक बैठेंगे। ज़्यादा वॉकिंग, ज़्यादा क्राउडेड ना हो करके फर्स्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट कम पहले से ही प्री बुकिंग ले रहे हैं हम लोग स्लॉट वाइज, क्योंकि कभी रेस्टोरेंट पे ज़्यादा क्राउड ना हो इसलिए। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रेस्टोरेंट की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउड गैदरिंग को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रखा गया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ ग्राहक भी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मैडम, कोविड को लेकर जो है जो नए नियम जो हैं वो देखे गए हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो करना है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सरकार का कहना है पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज ए गेस्ट किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? जी, एक्चुअली देखिए ऑलरेडी 2 साल से हमने न्यू ईयर लॉकडाउन में ही मनाया है, तो एवरीवन इज़ ऑल सेट ये साल का न्यू ईयर मनाने के लिए, तो इसलिए तैयारी सबके एंड से बहुत ज़ोर से होने वाली है। पर उसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमारी हेल्थ भी उस चीज़ के वजह से अफेक्ट ना हो। जैसे सब बोल रहे हैं कोविड के प्रिकॉशंस लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी तरफ से आपका जो मास्क, सैनिटाइजर्स ये वो आप रखें। और रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी उस चीज़ के लिए ध्यान रख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट रखें। तो जिस तरह से आपने देखा कि रेस्टोरेंट ओनर तैयार हैं और ग्राहक भी तैयार हैं नए साल का स्वागत करने के लिए, और उनका कहना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन होता रहेगा और नए साल की तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से की जाएगी और उसका वेलकम किया जाएगा। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट अशरफ के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। बात थोड़ा बाजार की कर लेते हैं। आज बाजार में दिन भर सीमित दायरों में कारोबार होता नजर आया। निफ्टी 9 अंक गिरकर 18,122 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 17 अंक गिरकर 60,910 पर बंद हुआ। बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई। दिन भर निफ्टी 18,175 के इर्द गिर्द घूमता रहा। आज दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिले। निचले स्तरों से खरीदारी हुई तो ऊपरी जो स्तर हैं उन पर बिकवाली देखने को मिली। ग्लोबल संकेत भी कमजोर थे, जिसकी वजह से भी आज बाजार में उतार चढ़ाव रहा। वरुण बता रहे हैं पूरे दिन का एक्शन। देखिए 2 दिनों की लगातार तेजी के बाद फाइनली आज मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ लेकिन एक सीमित दायरे में कारोबार देखने मिला। अब सीमित दायरे में इसलिए था क्योंकि ग्लोबल क्यूज कुछ खास थे नहीं, वहाँ से कोई बड़े इंडिकेशन नहीं थे और हमारे मार्केट्स के लिए भी कोई इंडिकेशन बड़े थे नहीं, लोकल क्यूज भी कोई ज़्यादा नहीं थे। इसके लिए हमने देखा कि मार्केट काफ़ी हद तक डायरेक्शनल लेस था। हाँ, हालांकि 2 दिन की जो लगातार तेजी थी उसके बाद आज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मार्केट में देखने मिला है। हाँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भरपूर एक्शन देखने मिला। सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइटन, M&M, मारुति, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे तेज़ी थी और खासकर ऑटो काउंटर्स में आज भरपूर तेज़ी देखने मिली। लेकिन गिरावट फार्मा काउंटर्स में थी। निफ्टी के लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल था, भारती एयरटेल था, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट जैसे काउंटर थे जहाँ पे दबाव था। एफएनओ में GNFC, इनफैक्ट जितना फर्टिलाइजर स्पेस थी वहाँ पे आज जम के खरीदारी थी। अतुल लिमिटेड, RBL बैंक, TVS मोटर्स में खरीदारी थी। लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो अमारा राजा, अब तो ये अगली सीरीज से एफएनओ से बाहर भी हो जाएगा। स्टॉक में दबाव था। हनीवेल ऑटो, L&T टेक और इंडिया मार्ट जैसे काउंटर से जहाँ पे दबाव था। खबरों में इंडिया पेस्टिसाइड्स था, इनकी एक सब्सिडरी को एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। RVNL ऑर्डर विन की खबर के चलते यहाँ पे तेजी थी। राणे मद्रास जो इकरा की रिपोर्ट आई है एयरबैग्स पे, उसके चलते इस काउंटर पे तेजी देखने मिली। और DCW हमारे चैनल पे आपको खरीदारी की सलाह दी थी और यहाँ पे देखिए जम के तेजी इस काउंटर में भी देखने मिली। कैश में गेनर्स की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स, GIC, एरिस एग्रो, देवयानी इंटरनेशनल तमाम स्टॉक्स थे जहाँ पे भरपूर तेजी देखने मिली। इनफैक्ट काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे तेजी हुई है लेकिन गिरावट देखने मिली। यूनियन बैंक, एजिस लॉजिस्टिक्स, CCL प्रोडक्ट, जमुना ऑटो, ये तमाम वो काउंटर्स है जहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ के मूव्स देखने मिले हैं, लेकिन छोटे मजोरिटी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो भरपूर एक्शन देखने मिला है। लेकिन हाँ, इंडेक्स स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो एक सीमित दायरे में आज कारोबार देखने मिला है। और कल मार्केट में कहां नजर रखनी है बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी। सेठी सर, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि डायरेक्शन लेस नजर आ रहे थे आज मार्केट, कुछ डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा सर कल क्या करना है? नहीं, बिल्कुल दीपक, देखिए पिछले 2 दिन में हमने एक धुआंधार तेजी करी बाजार में, जो पिछले वीक की गिरावट में काफी हद तक भरपाई करी। फिर आज थोड़ा बाजार में कंसोलिडेशन था, बट सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी थी। आज जैसे ऑटो सेक्टर ने अच्छा किया, हमने कई सारे ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी। बाकी कल एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का दिन है तो बाजार थोड़े वोलेटाइल तो रहने चाहिए। और बाकी मुझे लगता है ईयर एंड के कंसिडरेशन, NAV मैनेजमेंट
तो उस लिहाज से बाजार में मैं तो तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी जनवरी पे बुलिश हूँ, मुझे लगता है एक बार ये एक्सपायरी आउट ऑफ द वे होगी तो ये जो बुलिश सेंटीमेंट शुरू हुआ है मुझे लगता है जारी रहेगा एंड वी आर हेडेड फॉर गुड टाइम्स इन द डेज अहेड। तो ये बुलिश रवैया आपका किसी कोई सेक्टर स्पेसिफिक भी है सर? मेरी जो राय रहेगी कि निवेशकों को अब थोड़ा बजट पे फोकस करना चाहिए। एक तो क्वार्टरली अर्निंग्स भी थोड़ी देखनी चाहिए, जिस सेक्टर या जिस कंपनियों के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है वहाँ पे एक तो तेजी की पोजीशन रखनी चाहिए। और बाकी चूंकि वी आर हेडेड टू द बजट, 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट आने वाला है, तो मुझे लगता है सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस है, रेलवेज है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर इवन PSU बैंक्स है, ये सब सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं और वहाँ पे मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी की स्टॉक्स में बिल्कुल निवेश करना चाहिए करंट समय। थैंक यू सो मच विकास सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 2022 में घरों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है और किन सेगमेंट्स और किस शहर में घरों की हो रही है जमकर बिक्री, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरमान नाहर। देखिए 2022 की अगर आप बात करेंगे तो आपको रिकॉर्ड बिक्री जो है वो 2022 में होती हुई दिखी है। जो 2014 का जो उच्चतम लेवल था जहां पर लगभग 3 अगर आप देखेंगे 3.43 लाख जो घर हैं वो बिके थे, उसके मुताबिक अगर आप अभी देखेंगे अभी भी लगभग 3.65 लाख जो है वो घर हैं वो बिकते हुए दिखे हैं, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर आते हुए दिखे हैं। अब सिर्फ 2014 की बात नहीं, अगर 2021 से अगर आप तुलना करें तो उसकी तुलना से भी काफी बढ़िया बिक्री आती हुई दिखी है। 2021 की तुलना में आपको 2022 में लगभग 57% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। ये तो ओवरऑल बात हो गई। अगर आप सिटी वाइज अगर आप जाएंगे तो टॉप सिटीज में सारी सिटीज में आपको बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिखी है, जिसमें मुंबई की बात करें, मुंबई में बिक्री 44% बढ़कर आई है, NCR में लगभग 60% व पुणे में भी 60% की बड़ी बढ़ोतरी वहां पर आती हुई दिखी है। बेंगलुरु और हैदराबाद में तो लगभग 87% का आपको बड़ा उछाल आता हुआ दिखा है। वही बेंगलुरु में 50% की बड़ी बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। अब ब्रोकरेज की राय अगर आप देखेंगे, ब्रोकरेज की राय भी काफ़ी बढ़िया आती हुई दिखी है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली रियल एस्टेट पर काफ़ी बुलिश है और काफ़ी सारी कंपनियों पे वो ओवरवेट के साथ उनकी रेटिंग दे रखी है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे इन सारी कंपनियों के एनुअल रिपोर्ट में एक चीज़ आपको क्लियर देखने को मिल रही है कि सभी ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो रियल एस्टेट का जो साइकिल है ये लंबा साइकिल है, लंबा बुल साइकिल है, जिसमें हम सिर्फ अभी पहले या दूसरे सिर्फ 2 या 3 साल ही हुए हैं, अभी लंबी जो तेजी है वो आना बाकी है। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने को लेकर सरकार काम कर रही है, उसे बजट में पेश किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैश के अलावा कूपन टोकन से हुए भुगतान पर भी टैक्स लगाया जाएगा। डिपार्टमेंट TDS कटौती को लेकर कंपनियों से गेमिंग नियमों और चार्जेस के बारे में जानकारी लेगा। कंपनियों को टाइप ऑफ गिफ्ट, भुगतान, डेट और अकाउंट में जमा किए गए रुपए और तारीख के बारे में जानकारी देनी होगी, और अगर भुगतान कैश में है तो अलग नियम लागू होंगे। आगे बढ़ते हैं। 2022 में भारत ने किन सामानों की डिलीवरी करवाई, इसको लेकर कुरियर सर्विस कंपनी बोर्जो ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में लोगों ने सबसे ज्यादा खाना, कपड़े और दस्तावेज डिलीवरी किए हैं। लोगों ने एक ही शहर में अपने संबंधियों को कुरियर भेजे। टॉप 10 कैटेगरी देखें तो इसमें खाना, कपड़े और दस्तावेजों के अलावा ग्रॉसरी, फार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, मिठाई और फैब्रिक समेत कई दूसरी चीजें भी शामिल थी। अच्छा, एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन ये सामने आया है कि टेस्ला के शेयरों में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। क्यों इतना फिसला है टेस्ला, बताने के लिए कुशल हैं हमारे साथ। जी, तो हम देख रहे हैं कि टेस्ला और साथ ही इलॉन मस्क, इन दोनों की दिक्कतें कम होती हुई नहीं नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है टेस्ला में जिस तरह की गिरावट आ रही है, आपको वो देखनी चाहिए। इनफैक्ट कल के दिन में आप देखिए 11% से ज़्यादा की गिरावट टेस्ला के शेयर में होती दिखी। पिछले 8 महीनों में ये पहली बार ऐसा है कि यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट 2 साल से ज़्यादा के निचले स्तरों पर अब टेस्ला का शेयर पहुँच चुका है। इनफैक्ट आप देखिए नवंबर 2021 जो कि इसका पीक था, लगभग $414 पर ये ट्रेड कर रहा था। अब आप देखिए ऑलमोस्ट $110 पर ये पहुँच चुका है। तो लगभग 73% की गिरावट आपको यहाँ पर इसके शेयर में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट तमाम जितनी भी अन्य टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं नैस्डैक पे या फिर अदरवाइज भी, यहाँ पर आप देखिए लगभग यहाँ पर सारी कंपनियां टेस्ला को थोड़ा सा आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है गिरावट के मामले में। तो डेफिनेटली आप देखिए यहाँ पर टेस्ला लगभग 73% YTD गिरता हुआ दिखा है। बिटकॉइन जो कि बहुत
बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, ये भी उससे कम गिरा है, लगभग 61%। तो इसकी इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या बन रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया के जो सबसे बड़े कार मार्केट है चाइना, यहाँ पर मांग आगे घटती हुई नजर आ रही है। इस वजह से रॉयटर्स के हवाले से रिपोर्ट आती हुई भी दिख रही है कि यहाँ पर टेस्ला ने जनवरी के लिए भी अपना रिड्यूस्ड प्रोडक्शन शेड्यूल निकाला है, जिसमें 3 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक वो लोअर लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे और 20 जनवरी से 31 जनवरी तक तो इनके चाइनीज न्यू ईयर के उपलक्ष्य में प्लांट्स बंद ही रहने वाला है, जो शंघाई का, जो कि दुनिया का इनके लिए कार वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बड़ा प्लांट है। तो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के माइंड में एक अनिश्चितता बनती हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो इस शेयर में बिकवाली कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एलोन मस्क की भी इस वजह से नेटवर्थ लगातार घटती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट नवंबर 2021 में इनकी नेटवर्थ पीक पे थी जब टेस्ला ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था। लगभग $335 बिलियन की इनकी खुद की नेटवर्थ थी एलोन मस्क की, जो कि घटकर अब $140 बिलियन के भी नीचे आ चुकी है। तो डेफिनेटली जो पहले पायदान पर रूल कर रहे थे काफ़ी कंफर्टेबल मार्जिन से अब सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती हुई दिखी है और लगभग ये सेकंड लेवल पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब यही देखना है कि यहाँ पर टेस्ला के शेयर में वापस से यू टर्न आता है या नहीं, और आता है तो कब आता है, और चाइना का मार्केट मोर इम्पोर्टेंटली कितना जल्दी रिवाइव होता है। इन सब बातों पर ये चीज़ निर्भर करने वाली है कि टेस्ला का शेयर किस तरह से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा वर्ल्ड मार्केट में। बर्फीला तूफान अमेरिका के लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रहा है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। तूफान और बर्फबारी, यूएस पर आफत भारी। बर्फीले तूफान से त्राहिमाम, 60 लोगों की गई जान। जम गए झरने, फंस गए लोग। अमेरिका पर बर्फीला अटैक। पूरा अमेरिका इन दिनों सफेद आफत से घिरा हुआ है। बर्फीली आफत से लोग इस कदर परेशान हैं कि वो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, और जो घरों से निकलते हैं वो बर्फीली आफत में फंस जाते हैं। अमेरिका से आए इस बर्फीले तूफान से पश्चिमी न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। भारी बर्फबारी की वजह से पूरे देश में 60 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें न्यूयॉर्क के बफेलो की है। यहां कारों के अंदर से कई लोगों के शव बरामद हुए हैं। न्यूयॉर्क के ज्यादातर इलाकों में ड्राइविंग पर रोक हटा ली गई है, लेकिन बफेलो में अभी भी ड्राइविंग पर रोक लगी हुई है। अब अमेरिकी शहर टेनेसी की इन तस्वीरों को देखिए। भारी बर्फबारी और तूफान के कारण नदियों का पानी जम गया है। टेनेसी की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले झरने गायब हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फीले तूफान से लोगों की परेशानियां बढ़ाती ये तस्वीरें अमेरिका के ऑस्टिन एयरपोर्ट की हैं। क्रिसमस पर निकले हजारों यात्री अभी तक अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाए हैं। हर तरफ लोगों के बैगेज दिख रहे हैं। कई एयरपोर्ट्स पर सामान चोरी होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बर्फीले तूफान में बेबस अमेरिका में तुरंत राहत के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने एरी काउंटी में आज भी 2 इंच से ज्यादा बर्फ गिरने का अनुमान जताया है। आने वाले दिनों में अमेरिका में हालात और खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में तुनिशा के को स्टार शीजान खान को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शीजान की पुलिस रिमांड 30 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पुलिस शीजान के मोबाइल फोन से मिली चैट्स की तहकीकात करने में जुटे हुए हैं। आपको बताएं कि तुनिशा ने 24 दिसंबर को शूटिंग के सेट पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। तुनिशा के खुदकुशी के कुछ ही घंटे बाद उनकी मां की शिकायत पर उनके को स्टार शीजान मोहम्मद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2 हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कारोबार कर रही है, जहां फिल्म भारत में 300 करोड़ रुपए के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। वहीं इसकी कमाई दिन ब दिन घटती भी जा रही है। फिलहाल फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी हो गई है। जहां फिल्म ने सोमवार को करीब 12 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं मंगलवार को इसके कलेक्शन में गिरावट आई। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक अवतार 2 ने अपने 12वें दिन 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसके बाद इसका कुल कलेक्शन 275 करोड़ रुपए के पार हो चुका है। अनन्या पांडे अगले साल अमेजॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज कॉल मी बे के जरिए OTT पर डेब्यू करने जा रही हैं। इस सीरीज को कॉलिन डी कुन्हा डायरेक्ट करेंगे और इस सीरीज में अनन्या एक अमीर खानदान की लड़की के किरदार को निभा रही हैं, जो फैशन की दुनिया में अपने संघर्ष को उजागर करेंगी, जिसे एक स्कैंडल के चलते परिवार से बेदखल कर दिया गया। इस वेब सीरीज की कहानी इशिता मोहित्रा, समीना मोटलेकर और रोहित नायर ने मिलकर लिखी है। ये वेब सीरीज धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तक आने वाले धर्मेटिक एंटरटेनमेंट की ओर से बनाई गई है। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। इजाजत दें, नमस्कार।